नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में 3 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। जितने भी लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं, आपको बता दूं, ये सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से, खास करके बिहार के एग्जाम को लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब बेहतर बना सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो कि क्रम के दृष्टिकोण से 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, और जिन्होंने कार्यवाहक न्यायाधीश आशुतोष कुमार का स्थान लिया है। इनका नाम है एक्चुअली विपुल मनोभाई पंचोली। अतः यहाँ पर इसका राइट आंसर था विकल्प नंबर सी। अच्छा, ध्यान आप लोग रखेंगे, ये गुजरात के रहने वाले हैं, और परमार रवि मनोभाई जो अभी हाल ही में, मतलब या फिर कह सकते हैं वर्तमान में जो बीपीएससी यानी कि आयोग के जो चेयरमैन है, ये भी गुजरात के हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमारे करंट अफेयर्स के जितने भी स्टडी मटेरियल, नोट्स आदि होते हैं, खास करके आगामी एग्जाम को लेकर, जो ये जो कोर्स है, इसके माध्यम से आप निरंतरता के साथ चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे, चीज़ें बेहतर तरीके से प्रिपेयर होगी और एग्जाम में आपको यहाँ से भरपूर लाभ मिलने वाला है। हजारों लोग इस कोर्स में बने हुए हैं, आप भी एप्लीकेशन के माध्यम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जो भी नए छात्र इसको ज्वाइन करेंगे पहली बार, ये कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा, तब यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न से। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए हाल ही में बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस तरह की जानकारी जो हम करंट अफेयर्स की सीरीज, मतलब आपको पढ़ा रहे हैं, क्लासेस आपको दे रहे हैं, इस तरह की जानकारी पिछले साल, उससे पहले 2023 में भी हमने आपको दिया था। वो चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उसको हम दोहराएंगे। ध्यान रखिए, इस वर्ष 2025 की बात करें, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025, एक्चुअली हम 2025 की बात कर रहे हैं। तो 2025 में अगर हम देखें तो बिहार को इसमें एक भी खास करके ये अवार्ड नहीं मिला है। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पिछले साल भी बिहार को कोई अवार्ड इसका नहीं मिला था, किसी भी नर्सिंग पेशेवर या फिर मतलब इसमें जुड़े हुए, मतलब किसी भी नर्स आदि को। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए राष्ट्रपति भवन में 15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अगला यहाँ पर पॉइंट है कि यह पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सों, साथ ही साथ सहायक नर्सों या फिर और भी कई प्रकार की कैटेगरी इसमें होती है। मूल रूप से ये ध्यान रखिए, मतलब इस क्षेत्र में जो भी जुड़े हैं नर्सिंग पेशेवर, इसको मतलब सराहनीय काम के लिए, उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। शुरुआत हुई थी 1973 में, और ये ध्यान रखिए, ये वही ईस्वी है 1973 जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, इंदिरा गांधी। चलिए, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इसके तहत विजेताओं को 1 लाख रुपये, साथ साथ आपको 1 लाख रुपये जो मिलता है नगद मिलता है, और प्रमाण पत्र और अमूल्य सेवा का एक प्रतीक, साथ साथ यहाँ पर एक पदक से भी मतलब उन्हें नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। पिछले साल 2023 में भी 15 नर्सों को सम्मान मिला था, और उससे पहले आपको ध्यान रखना है, पिछले साल 2024 में एक्चुअली में, उससे पहले 22 और 23 को लेकर एक साथ पुरस्कारों का वितरण हुआ था, जो कि 30 नर्सों को सम्मानित किया गया था। लेकिन 2025 की बात करें तो इस वर्ष 2025 में बिहार के किसी भी नर्सिंग पेशेवर को यह सम्मान नहीं दिया गया है। एक्चुअली एक बात ये ध्यान रखिए, जब हम आपको पिछली बार जानकारी दे रहे थे 2023 को लेकर, तो ध्यान आपको रखना कि शेखपुरा की एनएम गायत्री कुमारी को यह पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, और ये आखिरी बार था जब बिहार को यह पुरस्कार मिला है 2023 में। 24 और 25 में पुरस्कार नहीं मिला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, और है बहुत इंपॉर्टेंट। शुरुआत हुई थी 1973 में। अच्छा, यहाँ पर ये 15 नर्सों को जो सम्मानित किया गया है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बिहार का कोई होता तो वो जरूर हम यहाँ पर बतलाते हैं। फिलहाल इसको स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, हाल ही में खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है, जिसे एक बड़े मंदिर परिसर और साथ ही साथ विशाल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की स्वीकृति बिहार सरकार, जो पर्यटन मंत्रालय है, इसके द्वारा दिया गया है। देखिए, पूरन देवी मंदिर आपको ध्यान रखना पूर्णिया में है, पटन देवी मंदिर है पटना में, और पूरन देवी मंदिर की एक्चुअली जो बात यहाँ पर हो रही है, परिसर इसका
का अच्छा खासा बड़ा है, एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर अभी खास करके स्वीकृति बिहार सरकार की तरफ से आई है। अच्छा, इस मंदिर का जो खास करके जो मुख्य भवन है, जो मंदिर एक्चुअली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिलहाल इतनी ही जानकारी है, हम चलते हैं सीधे तीसरे प्रश्न पे। देखिए तीसरा प्रश्न है कि हैदराबाद तेलंगाना में हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किस देश के ओपल सुजाता चुआंग श्री ने अपने नाम किया है? ये किस देश की रहने वाली है जिन्होंने 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है? ये प्रतियोगिता हैदराबाद में आयोजित हुई थी और जब ये घोषणा हुई थी आयोजित होने को लेकर, उस समय हमने जानकारी आपको दिया था। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतियोगिता के परिणाम की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रहने वाली है थाईलैंड की, जिन्होंने इस खिताब को पहली बार, यानी कि थाईलैंड ने पहली बार अपने नाम किया है। यहाँ से एक प्रश्न ये भी अराइज होता है कि ये जो खिताब मिला है थाईलैंड के इतिहास का पहला मिस वर्ल्ड का खिताब है। ये चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ भारत के बारे में भी संदर्भ में ये चीजें आपको हम बतलाएंगे। देखिए 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का जो आयोजन है हाल ही में हैदराबाद में किया गया, जहां पर थाईलैंड की 21 वर्षीय ओपल सुजाता चुआंगश्री 108 देशों की कंटेस्टेंट को हराकर मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब अपने नाम की है। देखिए ओपल सुजाता चुआंगश्री को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसके साथ ही वे इस खिताब को पाने वाले पहले थाई बन गए, ये यहाँ पर लिखा गया, पहले थाई महिला बनी है जो कि इस खिताब को अपने नाम की है। देखिए इससे पहले ये तो प्रतियोगिता 72वीं मिस वर्ल्ड जो भारत की मेजबानी में यहाँ पर हैदराबाद में आयोजित हुआ है, लेकिन इससे पिछला वाला मार्च 2024 में, आपको ध्यान रखना ये भी भारत की मेजबानी में ही आयोजित हुआ था। 2024 में मुंबई में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की बात करें तो प्रतियोगिता की जो विजेता रही थी चेक गणराज्य की 24 वर्षीय क्रिस्टिना पिस्जुकोवा रही थी और इन्होंने अभी हाल ही में यह ताज उन्हें पहनाई है। एक्चुअली यही यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि जो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की जो विजेता थी चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्जुकोवा थी और इन्होंने यह ताज किन्हें पहनाया, तो यहाँ पर ओपल सुजाता चुआंगश्री को, जो इस वर्ष की विजेता बनी है। मतलब इसमें ये मतलब कंडीशन है कि जो मतलब पुरस्कार को अपने नाम करती, जो फाइनलिस्ट होती है, तो पिछले साल की जो विजेता होती है वो उनको ताज पहनाकर सम्मानित करती है। देखिए इस साल मिस वर्ल्ड 2025 में भारत की नंदनी गुप्ता देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और ये टॉप 20 में शामिल रहे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की तरफ से किसने मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया था? नंदनी गुप्ता ने। अब यहाँ पर कुछ चीजें और हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए भारत और वेनेजुएला ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने सर्वाधिक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। अच्छा, भारत पहली बार 1966 में अगर ये खिताब की बात करें तो रीता फारिया ने दिलाया था, फिर 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 99 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और हाल ही में 2017 में पिछली बार यानी कि आखिरी बार मानसी छिल्लर ने भारत को यह खिताब दिलाया था। मानसी छिल्लर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सभी सौंदर्य प्रतियोगिताओं को लेकर जो पॉइंट है खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की, तो भारत के संदर्भ में जो 6 पुरस्कारों की जिसकी हम बात कर रहे थे, देखिए भारत और वेनेजुएला 6 मतलब बार इस खिताब को अपने नाम किया है, तो भारत के संदर्भ में ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि पहली बार और आखिरी बार किन्होंने दिलाया। पहली बार रीता फारिया 1966 में, ये तस्वीर भी यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है। ये बात हो रही है यहाँ पर सौंदर्य प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड की। देखिए एक बात और, यहाँ पर भारत के संदर्भ में बात हो रही है, लेकिन इसके अतिरिक्त मिस यूनिवर्स की बात करें, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मिस यूनिवर्स का जो खिताब है भारत 3 बार अपने नाम किया है। देखिए मिस वर्ल्ड 6 बार, मिस यूनिवर्स 3 बार। तो मिस यूनिवर्स में 2021 में अभी हाल ही में हरनाज संधू ने यह खिताब जीता है, फिर 2000 में लारा दत्ता, फिर और उससे पहले यानी कि पहली बार 1994 में सुष्मिता सेन, जो कि यहाँ पर आप तस्वीर में इन्हें देख रहे हैं। चलिए, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स 2023 और 24 की, तो 2023 में ये खिताब को अपने नाम किया था निकारागुआ की सेनिस पालासियोस ने, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। जबकि 2024 में अगर हालिया पुरस्कार की बात करें मिस यूनिवर्स की, तो विक्टोरिया केजर थेल्विक जो कि डेनमार्क की है, इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया था। तो मिस यूनिवर्स में ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, ये तो रही बात खास करके अविवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता को लेकर, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें मिसेज वर्ल्ड की, जो कि खास करके विवाहित महिलाओं के लिए एक सौंदर्य प्रतियोगिता है,
इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले मिसेज वुमेन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन 1988 में इसका नाम बदलकर मिसेज वर्ल्ड किया गया। देखिए अभी हाल ही में लॉस वेगस में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिसेज वर्ल्ड 2025 का जो खिताब है ये दक्षिण अफ्रीका की सेगे गेली ने अपने नाम किया है। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि भारत के संदर्भ में अपने नाम इस पुरस्कार की बात करें तो 2 बार मिसेज वर्ल्ड का खिताब भारत ने अपने नाम किया है। पहली बार जो 2021 में ये खिताब मिला था ये पनवेल महाराष्ट्र की अदिति गोवित्रीकर ने जीता था, लेकिन अभी हाल ही में दूसरी बार ये खिताब मिला है किन्हें, सरगम कौशल को 2022 में, जो कि जम्मू कश्मीर की एक्चुअली में रहने वाली है। तो सौंदर्य प्रतियोगिताओं में मुझे लगता है कि ये जो चीजें अभी हमने आपको बतलाया है इतना सफिशियंट है, इससे आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को बिल्कुल मिल सकता है। अगर इस टॉपिक से प्रश्न उठाया जाएगा तो मुझे लगता है कि 1 अंक आपके हाथ में होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में, ध्यान रखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 7 समिट्स चैलेंज को पूरा करने वाले अर्थात 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं और एक बड़ा रिकॉर्ड बना है, और इनका नाम क्या है? तो विकल्प नंबर ए यानी कि विश्वनाथ कार्तिकेय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। जो 7 समिट चैलेंज है इन्हें पूरा किया इन्होंने अभी हाल ही में, तस्वीर में आप इन्हें देख रहे हैं। विश्वनाथ कार्तिकेय जो हाल ही में 7 शिखरों की चुनौती को पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही बने हैं। दरअसल ये हैदराबाद के रहने वाले हैं विश्वनाथ कार्तिकेय, और ये 16 साल 6 महीने 27 दिन की आयु में ये 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर यह उपलब्धि दरअसल इन्होंने हासिल की है। 7 महाद्वीपों की अगर हम चोटियों की बात करें तो अपने आप में ये सभी एक पॉइंट है। जैसे एशिया में अगर हम देखें, मतलब ये सभी महाद्वीप के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर कभी मत बोलिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये है वो है, ऐसे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये ध्यान रखिए, लेकिन महाद्वीप के क्रम के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बोलें कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट किलिमंजारो, उसी प्रकार से यहाँ पर सभी लिखा गया है। तो सभी की ऊंची चोटियों को मतलब ये खास करके फतह अभी किया है और एक रिकॉर्ड स्थापित उन्होंने किया है। अच्छा अभी हाल ही में आखिरी जो चढ़ाई थी आपको ध्यान रखना 8,848 मीटर की माउंट एवरेस्ट की इन्होंने किया था। यहाँ पर 48 होगा, 98 नहीं होगा। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए। माउंट एवरेस्ट को हालांकि लेकर हमने कई पॉइंट अभी 2 से 3 दिन पहले भी बतलाया है, वो चीजें अभी एक और प्रश्न में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट यही वाला प्रश्न है। देखिए कामी रीता शेरपा जिन्होंने हाल ही में 31वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, बताएं कि किस देश के वे पर्वतारोही है। कामी रीता शेरपा जो है नेपाली पर्वतारोही है, अतः विकल्प नंबर यहाँ पर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं। अच्छा ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, इस चीज को ध्यान रखिए। अभी हाल ही में ये यहाँ पर 31वीं बार चढ़ाई किया है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा, जिनकी वर्ष या फिर उम्र की बात करें तो 55 वर्ष है, ये सर्वाधिक बार हाल ही में 31वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह किया है। इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थात वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले या फिर सबसे अधिक बार चढ़ने वाले पर्वतारोही बने हैं। पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इन्होंने चढ़ाई की थी। अच्छा एवरेस्ट की चोटी अगर हम बात करें 8,848 मीटर ऊंची है, जो कि नेपाल और चाइना अर्थात तिब्बत की सीमा पर यह स्थित है। अच्छा यहाँ पर ये तो सभी जानते हैं कहाँ पर यह अवस्थित है, लेकिन ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागर माथा कहकर यानी कि स्वर्ग का शीर्ष कहकर या फिर द्वार कहकर संबोधित करते हैं, और तिब्बत में इसे चोमो लुंगमा के नाम से कहकर संबोधित किया जाता है। तो ये चीजें खास करके इन दोनों देशों के संदर्भ में आपको ध्यान रखना, स्थानीय लोग यही कहकर संबोधित करते हैं। अच्छा माउंट एवरेस्ट से जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारी है जो यहाँ पर एक एक करके हम देखने वाले हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है, दरअसल जो कि 1830 से लेकर 1843 तक भारत के ब्रिटिश सर्वेयर जनरल थे, भारत में यहाँ पर कार्यरत थे। और आपको ध्यान रखना साथ ही वे हिमालय पर्वत को मापने वाले पहले व्यक्ति भी थे जो इनका मतलब हिमालय पर्वत का आकलन भी किया था। वर्ष 1953 में ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड में एक जगह है, यहाँ के डायमंड नेवल की एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। ये भी ध्यान रखना पहले इंसान थे ये दोनों जो कि माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक आधिकारिक तौर पर किए थे, जो रिपोर्ट मतलब कहती है। अच्छा इसके अतिरिक्त आपको यह ध्यान रखना कि इसलिए 2008 में उनके निधन के पश्चात प्रत्येक वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट
दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि ये मतलब इनका जो निधन हुआ उसके बाद ये घोषणा हुई थी कि 29 मई को एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये ध्यान आप लोगों को रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी और आपको दे दूं। दरअसल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महिलाओं में, यहाँ पर भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल सबकी हम बात कर रहे हैं। दुनिया की पहली महिला जुंको ताबेई जो कि जापान की थी, 16 मई 1975 को इसकी चढ़ाई की थी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नया अपडेट इसमें हमने जोड़ा है 2025 में, दोनों मई महीने का है, 19 और 24। पिछली बार मतलब पिछले महीने को लेकर हमने जानकारी आपको दिया था। अभी सीआईएसएफ के इतिहास की पहली महिला अधिकारी बनी है गीता सामोता, जो कि राजस्थान की रहने वाली है, जो माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अच्छा एक और जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने दर्ज किया है, पहली दृष्टिहीन महिला बनी है छोंजिन अमगो, जो कि हिमाचल प्रदेश की है, जो कि एवरेस्ट की फतह किया सफलतापूर्वक। ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा इसके अतिरिक्त अगर हम भारतीयों के सिर्फ दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर भारतीय जो चढ़ने वाले इस पर है, यहाँ पर वो चीजें हमने लिख दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा एक जानकारी और, अच्छा ये सारी चीज़ें तो हम आपको बतला ही चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, इसको हम यहाँ पर स्किप करते हैं। हम चलते हैं अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हालांकि माउंट एवरेस्ट को लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया, यहाँ पर हमने लिखा भी था कि इसका जो नाम था प्रथम सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। चलिए अब आते हैं अगले छठे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण यानी कि SSG 2025 का शुभारंभ किया गया है? ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो विकल्प नंबर बी यानी कि CR पाटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर इसके बारे में आपको जानकारी दें कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण यानी कि SSG 2025 का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा दिल्ली में किया गया है। अब यहां पर समझिएगा, यह एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता रैंकिंग सर्वेक्षण है जो कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर यहां के 761 जिलों में तकरीबन 21,000 गांवों को मतलब ये किया जाएगा, मतलब इसको ये कवर करता है, जो कि एक प्रकार का स्वच्छता रैंकिंग सर्वेक्षण है। अब यहां पर यह समझिएगा कि यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 जो कि आपको ध्यान रखना इसका सेकेंड फेज 2019 से 2025 तक संचालित है, ये इसी का हिस्सा है। इसी के एक हिस्से के रूप में ये स्वच्छता रैंकिंग सर्वेक्षण शुरू किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना कि इसके तहत ग्रामीण स्वच्छता की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही खुले में शौच मुक्त पहल जो है, खास करके ODF प्लस जो मॉडल है, इसके तहत परिणामों को बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अच्छा ये जो सर्वेक्षण होगा ये 4 मानदंड या फिर 4 घटक पर आधारित होंगे, जिनमें कि सेवा स्तर प्रगति, स्वच्छता स्थिति की प्रत्यक्ष जांच, इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य क्षमता और नागरिक प्रतिक्रिया। ये 4 खास करके मानदंड पर ये जो स्वच्छता रैंकिंग सर्वेक्षण है ग्रामीण, मतलब खास करके यहाँ पर हमने लिखा है, ये आप ध्यान रखें स्वच्छ मिशन जो खास करके स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, इसकी एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, तो ये 4 मानदंडों पर आधारित है। अच्छा स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करें, इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था और देश भर में व्यापक और राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर इसे शुरू किया गया था। ये ध्यान रखें अभी हाल ही में 2025 में आपको ध्यान रखना 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर इसका 11 वर्ष पूरा हो जाएगा 2025 में। तो फिलहाल इतनी ही जानकारी है, ध्यान रखिए अगर कुछ नया अपडेट यहां से निकल कर आता है तो वो चीजें हम आपको अवश्य बतलाएंगे। फिलहाल इतनी जानकारी यहां पर इंपॉर्टेंट है। आगे 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया है? देखिए यहां पर इसका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी हो जाएगा, सेरेना विलियम्स, पूर्व अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सेरेना विलियम्स को आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो एक्चुअली अभी हाल ही में इन्हें अवार्ड मिला है, यही वो तस्वीर है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक पूर्व अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया है। अब ये किसके द्वारा सम्मानित किया गया ये भी यहाँ पर देखिए। यह पुरस्कार स्पेन के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार उनको प्रदान किया जाता है जिन्होंने खेल, कला, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए यह सम्मान उन्हें दिया जाता है और 2025 में इन्हें मिला है। इनका नाम क्या है? सेरेना विलियम्स। अच्छा, सेरेना विलियम्स एक बहुत चर्चित हस्ती है। आपको ध्यान रखना है कि अपने करियर में इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है टेनिस में।
हालांकि सबसे पहली बार 1999 में ये ग्रैंड स्लैम यानी कि पहला ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता था। तो ये चीज़ें फिलहाल सेरेना विलियम्स को लेकर इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा है, क्योंकि ये खबरों में है, तो मुझे लगा कि यहाँ पर ये खास करके ग्रैंड स्लैम को लेकर जानकारी जरूर देना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान आप लोग रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? स्पेन सरकार के द्वारा। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप सबों को एक जानकारी दे दूं। हालांकि आप सबों को मालूम चल चुकी है कि 71वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए खासकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 30 जून तक आप लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लोग मुख्य रूप से इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो जल्दी से आवेदन कर लीजिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होगा। इससे आपकी तैयारी का समग्र आंकलन हो पाएगा। बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। ये तमाम टेस्ट को आप अपने फोन से, पीसी, कंप्यूटर आदि पर दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना, इसमें 220 प्लस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें 70 आपका फुल लेंथ जो प्रॉपर मॉडल सेट है वो मिलेगा और 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं। इससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस कोर्स में टेस्ट सीरीज के अतिरिक्त, टेस्ट सीरीज तो आपको ये मिलेंगे ही, इसके अतिरिक्त ये तमाम चीजें जो यहाँ पर लिखी गई है इसका भी आप भरपूर लाभ ले पाएंगे। करंट अफेयर्स का जो अलग से हमारा कोर्स चलता है वो भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी लोग इच्छुक हैं इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। एक नॉमिनल सा चार्ज, एक्चुअल फी तो 399 है, लेकिन जब आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी जो ज्वाइन किए हुए हैं समय पर सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त कीजिए। जो हमारे नोट्स आदि मिलते हैं, जो टेस्ट सीरीज होते हैं, सभी में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लद्दाख के लिए एक नई अधिवास नीति यानी कि डोमिसाइल नीति पर विचार की जा रही है। इसके अंतर्गत लद्दाख में 2019 से कितने वर्षों तक निवास करने वाले नागरिकों को वहां का मूल निवासी माना जाएगा? ये चीजें अभी बहुत ज्यादा खबरों में आई है। ध्यान रखिएगा, विकल्प नंबर डी यानी कि 15 वर्ष, 2019 से आगामी 15 वर्ष तक जो वहां पर निवास करेंगे उन्हें ही यहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। वो चीजें यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लद्दाख के लिए एक नई अधिवास नीति यानी कि डोमिसाइल पॉलिसी पर विचार की जा रही है। आपको ध्यान रखना, इसके तहत लद्दाख में वर्ष 2019 से लगातार 15 वर्षों तक अर्थात 2034 के बाद तक, अर्थात 2034 या फिर बाद तक वहां पर रहने वाले नागरिकों को वहां का मूल निवासी माना जाएगा। ठीक है, 2034 पूरा यानी कि 2034 के बाद तक जो वहां पर रहेंगे उन्हें ही ये मूल निवासी का संज्ञा दिया जाएगा। साथ ही अस्थायी निवासियों को सरकारी नौकरियों में 95% आरक्षण मिलेगा। 5% नौकरियां उन लोगों के लिए होगी जो वर्ष 2034 के बाद डोमिसाइल यहाँ का प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये जो फैसला अभी खास करके इसको लेकर हुई है, ये दिल्ली में लद्दाख के दो बड़े संगठन लेह अपेक्स बॉडी ऑफ और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 14 प्रतिनिधियों के बैठकों में, मतलब खास करके 14 प्रतिनिधियों के बैठक में लिया गया। ये जो खास करके दो बड़े संगठन है यहाँ के, ये जो खास करके यहाँ के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, दिल्ली में एक्चुअली ये फैसला लिया गया है। तो ये चीजें विशेष रूप से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर कुछ जानकारी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 यानी कि यहाँ पर धारा 370 के प्रावधानों की बात करें तो इसको समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ये केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक प्रकार से खास करके अलग अलग करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांटा गया, जिसके बाद वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये चीज़ ध्यान रखें, इस पर बहुत इंपैक्ट पड़ा था। ये चीज़ें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना विशेष रूप से कि जब खास करके धारा 370 का प्रावधानों को यहाँ पर खत्म किया गया, जिसके बाद भारत में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। दरअसल 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट में इसे आप रखेंगे। यहाँ पर 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर में एक्चुअली में धारा 370 लागू किया गया था। अच्छा, संविधान के भाग 21 में धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये कुछ विशेष पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मेरे ख्याल से ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य में अवस्थित नाग शंकर मंदिर को, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाग शंकर मंदिर को आधिकारिक तौर पर हाल ही में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया है? ये किस राज्य में एक्चुअली में ये अवस्थित है मंदिर? राइट आंसर होगा असम में, विकल्प नंबर डी।
अब आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे दूं कि हाल ही में असम के विश्वनाथ जिला स्थित नाग शंकर मंदिर, जो एक्चुअली यहाँ पर देख रहे हैं, जो एक्चुअली भगवान शिव को समर्पित है, तो यहाँ की इस मंदिर को आधिकारिक तौर पर कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया है। इस मंदिर में एक तालाब है, या फिर इस मंदिर के तालाब में अनेक प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। यहाँ पर तालाब भी आप देख रहे हैं, ठीक है। और जिसमें अगर हम कछुओं की प्रजातियों में बात करें तो यहाँ पर ब्लैक सॉफ्ट सेल, इंडियन सॉफ्ट सेल आदि कई दुर्लभ प्रजाति शामिल है। मतलब यहाँ पर कछुओं की जो खास करके दुर्लभ प्रजाति है वो यहाँ पर इसे एक बड़े तालाब में हमें देखने को मिलता है। और भारत में एक्चुअली में अगर हम बात करें कछुओं के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, ठीक है। कछुआ को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस अधिनियम के तहत उसे संरक्षित घोषित किया जा सकता है या फिर किया जाता है, जिससे उसके अवैध शिकार और व्यापार पर रोक लगाया जाता है या फिर रोक लगाया जा सकता है। ये चीज ध्यान रखिए, 1972 में यह लागू हुआ था। विशेष रूप से यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि इस मंदिर में जो कछुओं की दुर्लभ प्रजाति यहाँ पर तालाब में पाई गई है, आदर्श मंदिर की संज्ञा इसे दिया गया है। और एक्चुअली ये कहाँ का मंदिर है, तो असम का विश्वनाथ जिला में ये मंदिर स्थित है। एक चीज और ध्यान रखिए, कछुओं की बात हो रही तो अभी 4 दिन पहले ही हमने आपको जानकारी दिया है कुछ ऑलिव रिडले कछुए के बारे में। दरअसल वो चीज यहाँ पर भी हमने लिखा है कि भारत में कछुओं की जो सर्वाधिक संख्या है ये उड़ीसा राज्य में है। ये ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक जो, एक सेकंड यहां पर रुकिएगा, इसका जो राइट आंसर है, हाँ यहाँ पर एक्चुअली असम की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर इस पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक जो कछुओं की जो संख्या है, यहाँ पर सर्वाधिक कछुओं की संख्या की अगर बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। खास करके ओलिव रिडले कछुए, जो कि आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य इसका प्रमुख निवास स्थल है। और आपको ध्यान रखना है इसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए ऑपरेशन ओलिविया की जो शुरुआत है 1980 के दशक में हुई थी। और ये चीजें अभी थोड़े दिन पहले ही हमने आपको बताया था इस ऑपरेशन को लेकर। अच्छा, कछुए का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये क्या होता है, तो टेस्टुडिनिडे ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है कछुओं का। जिस प्रकार से मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, उसी प्रकार से इसका भी यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। ऑडी इंडिया ने निम्नलिखित में से किन्हें अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑडी इंडिया ने अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए संबंधित तथ्यों को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, 2 बार ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्हें ऑडी इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही, वो तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन चीज यहाँ पर कुछ चीजें और हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट है। रिकॉल कीजिएगा कि नीरज चोपड़ा ने जो ओलंपिक पदक जीते हैं, सबसे पहली बार जो टोक्यो ओलंपिक 2020-21 वाला था, जो एक्चुअली 20 वाला संस्करण था, इसमें देरी हुई थी, 21 में आयोजित हुआ था, इसलिए 20-21 यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और उसके बाद पेरिस ओलंपिक जो हाल ही में आयोजित हुआ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण, इसमें रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया था, सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद अगर हम करें 33वां संस्करण की, तो 2024 का जो आयोजन था 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। और यहाँ पर जेवलिन थ्रो की बात करें ओलंपिक में, तो स्वर्ण पदक मिला अरशद नदीम को, जो कि पाकिस्तान के हैं। ये रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पर स्थापित कर दिया, 92.97 मीटर का इन्होंने सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया था। फिर रजत पदक नीरज चोपड़ा को मिला, जो कि 89.45 मीटर के साथ। और ये बहुत बड़ा झटका था नीरज चोपड़ा को, खास करके मतलब ये स्वर्ण पदक के खास करके दावेदार थे, लेकिन इन्हें रजत मिला। अच्छा, तीसरे स्थान पर कांस्य पदक मिला पीटर एंडरसन, जो ग्रेनेडा के हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत से 117 सदस्यों का एक बड़ा दल भेजा गया था, जहां पर भारत एक स्वर्ण, एक सेकंड यहां पर रुकिएगा, 1 स्वर्ण 5 कांस्य से कुल 6 पदक जीतकर 71वें स्थान पर रहा। भारत ने पेरिस ओलंपिक में एक्चुअली कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता है। इस पॉइंट को यहां पर आप लोग कट कर दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा देख लूंगा पीडीएफ में, मैं आपको सुधार करके दे दूंगा। यहाँ पर हालांकि वो चीजें हमने लिखा भी है। अच्छा, उससे पहले हम एक जानकारी और आपको दे दें कि अप्रैल 2025 में नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक खिलाड़ी चुना गया है। तो ये चीज अभी हाल ही में हमने आपको बताया है। अच्छा, पेरिस ओलंपिक में 117 सदस्यों का दल तो भेजा गया था, लेकिन जो एक्चुअली यहाँ पर स्वर्ण पदक की बात हो रही है कि भारत 1 स्वर्ण और 5 कांस्य। अच्छा, एक सेकंड यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं यहाँ पर मिस जरूर हुआ है, मैं यहाँ पर वो चीजें आपको बता दे रहा हूँ क्या गलती हो रहा है।
यहाँ पर देखिए 117 सदस्यों का दल तो भेजा था, लेकिन एक स्वर्ण नहीं बल्कि एक सिल्वर यहाँ पर, एक रजत पदक यहाँ पर जीता था, यानी कि एक जो था ये सिल्वर मेडल था, ये ध्यान रखिए, और 5 ब्रॉन्ज था। कुल 6 पदक जीतकर 71वें स्थान पर था। ये स्वर्ण यहाँ पर नहीं होगा, चीजें सही लिखी गई, बस स्वर्ण की जगह रजत होगा। ये चीजें यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि हमने लिखा भी होगा। ये मतलब पेरिस ओलंपिक को लेकर डिटेल जानकारी है, ये खास करके जो आयोजित हुआ, जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से निकल कर आती है एग्जाम पर्पज से, वो हमने यहाँ पर रखा है। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो वो चीजें हमने लिखा है कि 6 पदक जीता है, 71वें स्थान पर रहा, और इन 6 पदकों में 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक शामिल है। तो ये चीजें यहाँ पर गलत लिखा गया था, यहाँ पर रजत होगा ना कि स्वर्ण होगा। अब यहाँ पर भारतीय पदक विजेताओं की एक कंप्लीट सूची है जो 6 पदक मिला। अच्छा, इसमें शीर्ष स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, फिर तीसरे स्थान पर जापान रहा था। ये चीज़ों को लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी दिया था, आप उस जरूर देख लीजिएगा। और खास करके जो बोर्ड पीडीएफ होता है, जो यहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं, ये तमाम पीडीएफ करंट अफेयर्स का जो हमारा कोर्स है उसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तो डेली बेसिस पर आपको मिलता है, ये प्रिंट नहीं करना है, बस चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है। प्रिंट करने वाला जो नोट्स होता है वो होता है मंथली वाला, जो हमारा ई बुक आता है। अभी हाल ही में इसका कुछ सैंपल हमने टेलीग्राम पर सेंड किया, आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। अगर लेना होगा तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि भौतिक या फिर मौलिक भौतिकी में 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार स्टर्न यानी कि यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में कार्यरत कितने सहयोगों को प्रदान किया गया है? तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसकी बात करें तो 4 सहयोगों को यह प्रदान किया गया है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इन 4 सहयोगों में बात करें यहाँ पर तो एटलस, और उसके बाद है CMS, फिर एलिस और फिर LHCb को ये प्रदान किया गया है। खास करके ब्रेक थ्रू पुरस्कार की बात करें, ये पुरस्कार को विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है, जो कि यह पुरस्कार जो है ये मौलिक भौतिकी, गणित और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाता है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियों को लेकर दिया जाता है, जिसकी स्थापना 2012 में सर्गेई ब्रिन, प्रिंसिला चैन और मार्क जुकरबर्ग, साथ यूरी और जूलिया मिलरन तथा एनी बोस्की द्वारा किया गया था। तो ये इसके कुछ संस्थापक हैं, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, और इसे विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है। तो ये ब्रेक थ्रू पुरस्कार को लेकर ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में 4 सहयोगों को ये प्रदान किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में, ये प्रश्न एक्चुअली मई महीने का है, ये छूट गया था और हमने यहाँ पर, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम यहाँ पर कुछ जानकारी दे रहे हैं। 26 से 27 मई 2025 को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन इसका अभी हाल ही में मलेशिया में हुआ है। एक्चुअली आसियान को लेकर पहले भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले। आगे किसी और वीडियो में अगर चर्चा होगी तो वहां पर इसको लेकर चीजें हम आपको जरूर बतलाएंगे। फिलहाल मलेशिया में इसका 46वां जो शिखर सम्मेलन है ये आयोजित हुआ। विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट है। अब ये रहा आज के इस वीडियो का प्रश्न। आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत आनंद भी आ रहा है। चीज़ों को जब पढ़ रहे हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती है, और इस प्रकार का संग्रह अगर आपको मिले तो क्यों ना पढ़ने मजा आए। तो ये चीज़ें आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कीजिए। जो क्लासेज आपके छूट चुके हैं उसे जरूर देखिए, खास करके जो मंथली स्पेशल जो क्लास है उसको भी जरूर आप लोग देखिएगा। और तमाम PDF फाइल जो लोग कोर्स लिए हुए हैं, ये करंट अफेयर्स वाला, इसके तहत से जरूर डाउनलोड करके प्रिंट कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो इस कोर्स से लेकर, कोई भी शिकायत है, कोई भी समाधान है, आप हमसे बेझिझक हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8228947923। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपसे लेते हैं तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, पूरी प्रिपरेशन हम कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। अच्छा, टेस्ट सीरीज को लेकर ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है। कुल मिला के यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना न्यू। अच्छा, इसमें आपको ये तमाम मटेरियल मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आदि सभी चीजें इसी में आपको मिलेंगे। चलिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।